हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवार का एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट 19 पे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी सतलज और काली, ऑप्शन सी हो जाएगा काली और तिस्ता, ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? तो आइए देख लेते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है। तो ये स्थित है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। दुहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो आइए देख लेते हैं दुहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में कुछ फैक्ट। दुहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर अवस्थित है। इसकी स्थापित क्षमता 390 मेगावाट है। तो आइए देख लेते हैं दुहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है। तो ये चेनाब नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी हो जाएगा अंडमान और निकोबार। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। जारवा जनजाति का निवास स्थान अंडमान द्वीप समूह है। ये भारत की केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में निवास करने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। ये मुख्य रूप से दक्षिण अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप में पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है। तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कबीर व धर्मदास के मध्य संप्रदायों के संकल्प का शीर्षक है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी साखी, ऑप्शन सी हो जाएगा अमरमूल, ऑप्शन डी रामायणी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। संकलन का शीर्षक है तो ये हो जाएगा अमरमूल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साखी शब्द और रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमरमूल में प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ऑप्शन ए हुमायूं का, ऑप्शन बी जहांगीर शाह, ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ये रावी नदी के किनारे सहदरा नामक स्थान पर स्थित है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। तो आइए देख लेते हैं किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो ये हो जाएगा जहांगीर का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ई नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, और ऑप्शन बी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से, और ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी पालघाट दर्रा केरल से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए पिच ब्लेड से, ऑप्शन बी बॉक्साइट से, ऑप्शन सी ग्रेफाइट से, ऑप्शन डी हो जाएगा अर्जेंटाइट से। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो ये प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए मार्च 2000 में, ऑप्शन बी जनवरी 2004 में, ऑप्शन सी दिसंबर 2002 में, ऑप्शन डी हो जाएगा अक्टूबर 2008 में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा 2002 में जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने 5 फरवरी 2003 को इसे सहमति दी। तो आइए देख लेते हैं संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था दिसंबर 2002 को। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए शमसपुर, ऑप्शन रायबरेली, ऑप्शन बी हो जाएगा नवाबगंज इलाहाबाद, ऑप्शन सी बखीरा संत कबीर, ऑप्शन डी हो जाएगा सांडी हरदोई। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है कौन सा अभ्यारण्य सही सुमिलित नहीं है। तो ये हो जाएगा नवाबगंज, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। उन्नाव जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। ऑप्शन ई उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में खरीफ 2007 में लागू की गई थी। इसके पश्चात खरीफ 2008 में इसे हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु में लागू किया गया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। विश्व का सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व का सर्वाधिक लंबी तट वाला देश कनाडा है। इसके अतिरिक्त लंबी तटरेखा वाले देशों में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन आते हैं। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी हो जाएगा जेपी नगर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो आइए देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर और बलिया प्रमुख है। तो आइए देख लेते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है बिजनौर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्री भारत सरकार, ऑप्शन डी भारत का प्रधानमंत्री। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो आइए देख लेते हैं भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो चलिए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी हो जाएगा ताप्ती। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोदावरी नदी का उद्गम रायपुर जिले छत्तीसगढ़ से होता है। ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगी महानदी। ऑप्शन
बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च को, ऑप्शन बी 28 मार्च को, ऑप्शन सी 28 मार्च, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 अप्रैल। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस तथा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाते हैं हम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं को नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्न कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, हिंद महासागर एक अधम महासागर है, और ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ऑप्शन सी हिंद महासागर एक स्थल परिपथ महासागर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंद महासागर में मानसून के कारण महासागरीय धाराओं को नियमित दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसार का सबसे अधिक अर्ध महाद्वीप है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। संसार का सबसे अधिक अर्ध महाद्वीप है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस एवं पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी का प्रथम 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। इस पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया। तो चलिए देख लेते हैं 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हो जाएगा रायपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान उद्घाटन किया था। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जुलाई, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है किस दिन प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं खेल दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 26 जुलाई को, तो कौन सा दिन होता है? तो ये होता है कारगिल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को तो हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। तो आइए देख लेते हैं प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी हो जाएगा 1966, ऑप्शन डी 1955।
तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। खाद्य निधि के निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। तो आइए देख लेते हैं खाद्य निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1965। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारतीय लघु उद्योग विकास का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में SIDBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी और इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आइए देख लेते हैं इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ गोवा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सल्फ्यूरिक अम्ल तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इसे रसायनों का राजा कहते हैं। इस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के संशोधन में विस्फोटक बनाने में किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है। तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो आपको इन 4 विकल्प में से राइट आंसर बताना है। लेह कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।